जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हमने कैफ 2 स्टार्ट किया था आपका स्प्रिंग 23 अटेम्प्ट के लिए। इससे पहले हम 2 लेक्चर्स डिस्कस कर चुके हैं। लेक्चर 1 में हमने आपका कोर्स डिस्कस किया था कि आपका जो कोर्स है किस तरह से डिज़ाइन्ड है। फिर लेक्चर 2 से हमने प्रॉपर्ली आपका जो चैप्टर 4 है आईकैप का बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन इनकम टैक्स जहाँ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट किया था। वहाँ पर हमने सबसे पहले आपको क्या डिस्कस किया था कि स्कोप ऑफ टैक्स इनकम टैक्स जो लॉ है, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसका स्कोप क्या है? वो क्या कहता है उस बारे में? हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया कि वो कहता है कि हर पर्सन ने अपने हर टैक्स ईयर की टैक्सेबल इनकम पर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, एफबीआर है, उसको टैक्स पे करना है। वहाँ पर जो टर्म्स थी, कुछ जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर, पहली टर्म थी टैक्स ईयर। हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है? और पढ़ाते हुए जो मैंने नोट्स लिखे थे, वो भी मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिए हैं। अगर आप उसमें ऐड नहीं है, तो मेरे फेसबुक पेज पे उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक गिवन है। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, उस लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और उस पेज का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप यहाँ से वो पेज फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में टैक्स ईयर को डिटेल में डिस्कस किया था कि नॉर्मल टैक्स ईयर क्या होता है, स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है और आपका ट्रांजिशनल टैक्स ईयर क्या होता है। अगर आपने टैक्स ईयर चेंज करना हो तो हमने वो भी लास्ट ईयर किस तरह आपने चेंज करना है, वो भी हमने लास्ट आपके जो लेक्चर था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दोबारा जाकर देखते हैं कि स्कोप में हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? कि उसमें जो लाइन थी स्कोप की, उसमें जो चीज़ें लिखी हुई थी, टर्म्स लिखी हुई थी, हमने वन बाय वन हर टर्म को डिस्कस करना है। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर, हम टैक्स ईयर पढ़ चुके हैं। ऑन एवरी पर्सन, आज जो हमने चीज पढ़नी है वो ये है कि पर्सन के क्या मीनिंग्स है। लॉ की एक, जब आप पढ़ते हैं कोई भी आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ में जो टर्म्स यूज हो रही होती हैं, टर्म जैसे कि उसने पहले टैक्स ईयर बोला, हमने पढ़ा कि टैक्स ईयर क्या होता है, क्योंकि जो नॉर्मल हम ईयर पढ़ते हैं वो ईयर कैलेंडर ईयर होता है, जनवरी टू दिसंबर तक होता है। जो टैक्स ईयर होता है नॉर्मली वो क्या होता है, जुलाई टू जून होता है। तो यहाँ पर अगर वो जस्ट ईयर कह देते, टैक्स ईयर कहते, तो हम क्या समझते कि जनवरी टू दिसंबर की बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पर उन्होंने डिफाइन कर दिया है, तो फिर टैक्स पर्पज के लिए, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए जो टैक्स ईयर की मीनिंग है वो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। आज हमने पढ़ना है पर्सन के रिलेटेड कि पर्सन जो उसने टर्म यूज की है, पर्सन के क्या मीनिंग्स हैं। अब यहाँ पर पर्सन पढ़ के आपके माइंड में जो बात आती है वो ये आती है कि पर्सन मीन्स के इंडिविजुअल, एवरी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड को आई थिंक 7 बिलियन तक इसमें पॉपुलेशन हो गई है। तो ये सिर्फ पर्सन पढ़ के समझ ये आती है कि जो आपके 7 बिलियन जो इंडिविजुअल्स हैं, जो पर्सन हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है। ये वर्ड पर्सन के अंदर, ये थे डिक्शनरी वाले मीनिंग पर्सन के। अब अगर लॉ पर्सन को डिफाइन ना करता तो हम उसके वही मीनिंग लेते। अब यहां पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर गवर्नमेंट ने पर्सन को डिफाइन कर दिया है। गवर्नमेंट कहती है जनाब टैक्स लॉ के लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में या टैक्स की बुक में जब भी वर्ड लिखा होगा पर्सन, तो तब पर्सन तो आपने क्या समझना है कि पर्सन मीन इंडिविजुअल, यानी मैं और आप। पर्सन मीन पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस आपने पढ़ा होगा, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट हैं, तो आपने कैफ 3 में पढ़ा होगा बिजनेस लॉ के अंदर। अगर आप न्यू स्कीम के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने पीआरसी लेवल पास किया है, तो आप इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर जब आप टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ी होंगी, तब आपने सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल बिजनेस पढ़ा होगा, पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ा होगा और आपने कंपनी पढ़ी होगी, ठीक है? तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है वो भी लॉ कहता है कि टैक्स पर्पज के लिए पर्सन का मतलब क्या है, इंडिविजुअल। पार्टनरशिप बिजनेस, और उसको पार्टनरशिप बिजनेस को टैक्स में हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। टैक्स में आप पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन को भी लॉ ने डिफाइन कर दिया है। हम इस लेक्चर में आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है हर जगह पे, एओपी। पार्टनरशिप नॉर्मल बिजनेस टर्म में जो हम यूज करते हैं,
लेकिन लॉ ने इस चीज को क्या करार दिया है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी। फिर लॉ कहता है कि जो पर्सन में आपकी कंपनी भी इंक्लूडेड है। क्लियर? मीन के पर्सन का मतलब टैक्स में, इनकम टैक्स में कैफ टू में जब भी पर्सन वर्ड यूज होगा किसी भी लाइन के अंदर, तो उसका मतलब ये होगा कि वो लाइन में जो बात लिखी हुई है वो इन सारों पर एप्लीकेबल है। ठीक है? अगर किसी लाइन के अंदर बुक में सिर्फ इंडिविजुअल लिखा हुआ है, तो मतलब ये हुआ कि वो पर्सन में भी स्पेसिफिकली एक पर्सन को, इंडिविजुअल को क्या कर रहा है, यहां पर हिट कर रहा है, तो वो लाइन सिर्फ इंडिविजुअल पर एप्लीकेबल होगी। अगर लाइन में लिखा हुआ है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन लिखा हुआ है, तो उस केस में वो लाइन सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगी आपकी एओपी पर, पार्टनरशिप बिजनेस पर। अगर किसी लाइन में लिखा हुआ है कि कंपनी, तो उस केस में सिर्फ वो जो प्रोविजन है, वो जो स्टेटमेंट है लॉ की, वो सिर्फ अप्लाई होगी कंपनी के केस में, बाकी सबके केस में अप्लाई नहीं होगी। तो ये है, आपने चीजें ऐसा ऐसा सीखनी है सारी की सारी। फिर लॉ कहता है कि सिर्फ कंपनी भी नहीं, जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, सॉरी फॉर जी फेडरल गवर्नमेंट, आपकी जो मेन गवर्नमेंट होती है आपकी, जो या वफाकी जो गवर्नमेंट होती है, वो आपकी क्या है, वो भी क्या आपकी पर्सनल के डेफिनेशन में फॉल करती है। फिर लॉ कहते हैं कि जी फेडरल गवर्नमेंट तो है ही है, जो आपकी फॉरेन गवर्नमेंट है, कोई भी मुल्क, ठीक है, वो जो फॉरेन गवर्नमेंट है वो भी क्या है, आपकी पर्सन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए। कोई इंटरनेशनल फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सी है, आपकी यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है। उसके अलावा जो इस्लामिक कंट्रीज ने एक बनाई हुई है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, जिसका भी रिसेंटली मार्च में पाकिस्तान में एक मीटिंग भी हुई थी, वो भी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्या है, इंटरनेशनल फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आपकी क्या आती है, पर्सन में फॉल करती है। सिर्फ पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अगर मैं दोबारा स्कोप ऑफ टैक्स की बात करूं, ठीक है, स्कोप ऑफ टैक्स क्या कहता है कि एवरी पर्सन ने अपने टैक्स ईयर की टैक्सेबल इनकम पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो यहां तक पढ़ने के बाद ये समझ आता है अभी तक, ठीक है, कि दुनिया के हर मुल्क ने, हर गवर्नमेंट ने, हर पर्सन ने, हर कंपनी ने पाकिस्तान को अपनी इनकम पर टैक्स देना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब फर्दर जब हम पर्सन पढ़ लेंगे, पर्सन पढ़ने के बाद लॉ आगे पर्सन को कैटेगराइज करता है, रेजिडेंट पर्सन, फिर लॉ कहता है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये जो आपका होता है रेजिडेंट पर्सन, ये होता क्या है हम ये देखेंगे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जो आपका जो होता है रेजिडेंट पर्सन, इसने अपनी वर्ल्ड वाइड इनकम पर एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को टैक्स देना होता है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू क्या होता है, ये भी हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होता है, उसने अपने सिर्फ पाकिस्तान सोर्स इनकम पे, पर क्या करना होता है, एफबीआर को टैक्स देना होता है। अब वर्ल्ड वाइड इनकम, अगर मैं यहां पाकिस्तान में बैठा हूं, ठीक है, तो मैं कहता हूं कि मैं रेजिडेंट पर्सन हूं। अब रेजिडेंट पर्सन क्या होता है ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं कहता हूं कि मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैं पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हूं, और मेरा दुबई दुबई में भी बिजनेस है, मेरा यूएसए में भी बिजनेस है। तो लॉ कहता है कि आप क्योंकि रेजिडेंट पर्सन हो, पर्सन तो मैं हूं, इंडिविजुअल हूं, और साथ में रेजिडेंट भी लग गया है, तो मैं पाकिस्तान सोर्स इनकम पे भी टैक्स दूंगा, जो मेरी यूएसए से जो मेरा नेट प्रॉफिट आएगा उस पर भी टैक्स दूंगा, और जो मेरा यूएई दुबई से जो प्रॉफिट आएगा उसमें भी मैं क्या करूंगा, टैक्स पे करूंगा। अब एक कंपनी है एप्पल, वो क्या है, फॉरेन कंपनी है,
ठीक है, पर्सन है, कंपनी क्या है, पर्सन डेफिनेशन में फॉलो करती है। अब जो एप्पल है, मैं कहता हूं कि नॉन रेजिडेंट है। क्यों नॉन रेजिडेंट है, ये हम बाद में देखेंगे। तो जो एप्पल वर्ल्ड वाइड जो इनकम अर्न कर रही होगी पाकिस्तान के बाहर, लाइक वो यूएसए से, यूके से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अगर एप्पल पाकिस्तान में अपनी एक ब्रांच ओपन कर लेती है, ठीक है, कोई ब्रांच ओपन कर लेती है, तो जो उस ब्रांच की जो इनकम होगी वो क्या होगी, क्योंकि वो ब्रांच पाकिस्तान में क्या कर रही है, ऑपरेट कर रही है, पाकिस्तान की प्रीमिसेस को यूज करके वो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो जो उस पाकिस्तान सोर्स ब्रांच की जो उसकी इनकम होगी वो क्या होगी, वो उसने पाकिस्तान में टैक्स पे करना है। ठीक है, तो मींस अगर पर्सन तक अगर स्पेसिफिक रहे तो पर्सन पढ़ के लगता है कि हर दुनिया की हर कंपनी, हर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को टैक्स देना है। जब हम आगे आते हैं रेजिडेंट पे, नॉन रेजिडेंट पे, तो रेजिडेंट पर्सन जो है सिर्फ उसने अपनी हर तरह की इनकम पे टैक्स देना है। जो नॉन रेजिडेंट है, अगर वो पाकिस्तान में कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई पाकिस्तान से कोई इनकम जनरेट कर रहा है, फिर वो पाकिस्तान में टैक्स जमा करवाएगा, अदरवाइज नहीं करवाएगा। अगर जैसे कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो पाकिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं कर रहे, तो वो किसी भी किस्म का टैक्स पाकिस्तान में नहीं देंगे, हालांकि वो क्या कर रहे हैं, पर्सन की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं। अब मैं सारों को वन बाय वन डिस्कस करता हूं कि पर्सन में जो जो भी चीज हमें ऊपर इंक्लूड की हैं उसका क्या मीनिंग है, लॉ ने उनको किस तरह से डिफाइन किया है। सबसे जो पहली चीज पर्सन में मैंने इंक्लूड की थी कि पर्सन की मीनिंग क्या है, आपका इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल मीन नेचुरल पर्सन, मैं और आप, और जो भी नेचुरल पर्सन जहां पर इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं वो इंडिविजुअल की डेफिनेशन में फॉलो करते हैं। हमने फिर क्या पढ़ा, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस पार्टनरशिप, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मींस एओपी। एओपी में वो कहते हैं कि एओपी की मीनिंग है फर्म, इसमें फर्म इंक्लूड की है उसने। फर्म मीन ऐसी बिजनेस जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन आपस में मिलके इकट्ठे, या कोई एक पर्सन सारों के बिहाफ पे कोई बिजनेस रन कर रहा हो और उस बिजनेस से जो प्रॉफिट्स उनको मिले वो आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, या जो भी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो उसमें अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो आपकी क्या होती है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। इसके बाद वो एक न्यू कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। पार्टीशन से पहले बड़े सगीर में अगर कोई मतलब फैमिलीज हिंदू फैमिली बिजनेस करती थी इकट्ठा, तो वो भी वो कहता है कि ऐसा भी कोई बिजनेस है जो पूरी फैमिली कर रही होती है, वो भी क्या होती है, आपकी एओपी में कवर होता है। इसके अलावा वो कहते हैं कि कोई ऐसा अदर बिजनेस जो ऊपर वाले दो में फॉल नहीं कर रहा, जिसमें दो या दो से ज्यादा पर्सन ऑनर्स हैं, ठीक है, एंड उस केस में वो एज ए कंपनी भी रजिस्टर्ड नहीं है, तो जो वैसा बिजनेस होगा वो भी क्या करेगा, आपका एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो ये उसने एओपी को डिफाइन कर दिया आपकी बुक के अंदर, हम आपकी बुक में भी देख लेते हैं। चैप्टर 4 आपकी आई की बुक का, चैप्टर 4 में उसने पर्सन डिफाइन किया पहले, जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ पे अगर आप देखें तो, ठीक है। ये देखिए, इंडिविजुअल, कंपनी, एओपी, फेडरल गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, और फॉरेन गवर्नमेंट की कोई स्टेट डिवीजन या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ वगैरह मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। फिर हमने देखा था कंपनी, सॉरी एओपी। एओपी क्या है, एओपी इंक्लूड्स ए फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, या कोई ऐसा अदर बिजनेस जो किसी और बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड हो लेकिन वो कंपनी ना हो, तो वो आपकी क्या होगी, एओपी में कंसिडर की जाएगी। फिर आगे वो फर्म को डिफाइन करता है जो मैंने आपको पहले बताया है, मीन द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस, ठीक है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पांच के पांच ही बिजनेस इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर डिसीजंस कर रहे होते हैं, या पांच एक कैपिटल इंट्रोड्यूस कराते हैं, इकट्ठा बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको जो मैनेज कर रहा होता है एक ही बंदा मैनेज कर रहा होता है सारों के बिहाफ पे, फिर भी वो पार्टनरशिप ही होती है, आपकी एओपी ही होती है। जो नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थोड़ी सी लेंथी डेफिनेशन है, वो है आपकी कंपनी की डेफिनेशन, ठीक है। अब कंपनी में वो कहता है, कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट,
कंपनी एक्चुअली में है क्या? अगर हम कंपनी लॉ के हिसाब से बात करें, कंपनी लॉ में है कि ऐसा कोई बिजनेस, ठीक है, बिजनेस वो इंडिविजुअल बिजनेस भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है और आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है। अगर आप उस बिजनेस को कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर रजिस्टर करवा लेते हैं, या उससे पहले जो लॉ था कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 था, उससे पहले जो लॉ था कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था, ठीक है, और उससे पहले प्री पार्टीशन वाला जो लॉ था बरसीर वाला, सब कॉन्टिनेंट वाला, वो उस लॉ के अंदर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, कोई बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो वो आपकी क्या है? कंपनी है। यहां पर ये मीनिंग है, ठीक है। ए स्मॉल कंपनी, अब कंपनी के ऊपर उसने बोल दिया है कि स्मॉल कंपनी का कॉन्सेप्ट सिर्फ टैक्स में है। ए स्मॉल कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। अब कंपनी तो कंपनी है, अब स्मॉल कंपनी भी कंपनी ही है, लेकिन उसमें वो फॉर एग्जांपल कह देगा कि अगर ऐसी कंपनी जिसकी सेल पूरे साल में 100 मिलियन से कम हो, तो वो स्मॉल कंपनी होगी। कंपनी तो वो है, लेकिन वो एक और क्राइटेरिया कंडीशन लगा देता है, अगर 100 मिलियन से कम की कोई अगर कंपनी है, उसका जो रेवेन्यू है, तो वो क्या होगी? स्मॉल कंपनी होगी। हमने यहाँ पर आगे पढ़ना है नेक्स्ट पेज पे, इसी लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी क्या होती है। अच्छा जी, फिर वो कहते हैं ए बॉडी कॉर्पोरेट। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट उसने यहां पर लॉ में डिफाइन नहीं किया। ये जो आपकी बॉडी कॉर्पोरेट है, इसकी डेफिनेशन आपकी कंपनी लॉ में गिवन है, कंपनीज एक्ट 2017 में गिवन है जी। कंपनी क्या है? कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, ठीक है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ कि अगर ऐसा कोई बिजनेस या कंपनी जो कंपनी एक्ट 2017 या कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हो, तो वो कंपनी आप लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो, वो आपकी क्या होती है? कंपनी होती है। फिर वहां पर एक टर्म है बॉडी कॉर्पोरेट। वो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट मींस एन एंटिटी, जो कि इनमें से कोई भी हो सकती है। कौन सी? कंपनी, अंडर कंपनी एक्ट, जो ये वाली बात, ये वाली कंपनी। फिर वो कहता है एनी फॉरेन कंपनी, जो कौन से लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हो। जैसे कि पाकिस्तान में कंपनी एक्ट कौन सा? कंपनी लॉ कौन सा? कॉर्पोरेशन के कंपनीज एक्ट है। जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, इस तरह हर लॉ कंट्री का अपना एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन का लॉ होता है। अगर कोई कंपनी उस लॉ के अंडर रजिस्टर्ड है, वो भी क्या होगी? बॉडी कॉर्पोरेट होगी। अगर पाकिस्तान में कोई और बिजनेस है, लाइक जैसे कि आपका जो है वो किसी और बॉडी के अंदर रजिस्टर्ड है, वो भी आपका क्या होगा? बॉडी कॉर्पोरेट में कवर हो जाता है। अगर हम बैंक्स की बात करें, अगर आपकी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, इनकी इनकॉर्पोरेशन के रेगुलेशन के सेपरेट लॉज हैं। इसका है बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, ठीक है, इसका है इंश्योरेंस कंपनीज ऑर्डिनेंस, ठीक है, रूल्स भी हैं। इसी तरह आपकी जो है एनबीएफसी है, ठीक है, ये आपकी क्या है? सारी चीजें बॉडी कॉर्पोरेट में कवर होती हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके अलावा जो मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर, उसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी स्पेसिफिक कंपनी को या किसी स्पेसिफिक क्लास ऑफ कंपनीज को बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में इंक्लूड भी कर सकता है, अगर चाहे तो एक्सक्लूड भी कर सकता है। मीन जो बॉडी कॉर्पोरेट होगी, वो भी टैक्स के लिए क्या होगी? कंपनी ही कंसिडर की जाएगी। जहां पर वर्ड कंपनी यूज होगा, मीन्स वो बॉडी कॉर्पोरेट सारों के लिए वो सारे रूल्स क्या होंगे? एप्लीकेबल होंगे। फिर आपका नेक्स्ट आता है मुदारबा। मुदारबा आपकी कैफ 2 लेवल पे नहीं है, इसकी डेफिनेशन या डिटेल में कुछ भी नहीं है। जस्ट आप याद कर लें कि मुदारबा जो होता है, वो आपका क्या होता है? कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करते हो, आपका एक पर्सन है। इसकी एक छोटी सी हम एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन में एक पार्ट आएगा, आपके चैप्टर है कैपिटल गेन वाला, उसमें हम थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, छोटी सी एग्जांपल ले लेंगे, लेकिन बहुत बेसिक लेवल की। बाकी इसकी आपकी कोई भी चीज आपके सिलेबस में नहीं है, ना कोई डेफिनेशन है, ना कोई और चीज है। ये आप पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर, आगे जाकर आप जब सीफैब में होंगे तब आप इसको डिस्कस करेंगे। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान के बाहर ए बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाई और अंडर द लॉ ऑफ ए कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो अगर आप किसी फॉरेन कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड, एक कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो भी क्या होगी? पाकिस्तान के टैक्स लॉ के लिए कंपनी ही कंसिडर की जाएगी। फिर आती है आपकी ए फॉरेन एसोसिएशन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट,
which the board has by general or special order declared to be company for the purpose of this ordinance. For example, एक मिसाल दे रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक सोल प्रोप्राइटर बिजनेस था, ठीक है। मैं कह देता हूं कि टी के फार्म। अब ये तो सोल प्रोप्राइटर, लेकिन जो बोर्ड है, एफपीआर है, एक नोटिफिकेशन इशू करता है कि जनाब ये जो टी के फार्मा है या जो पूरी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो सारी आज के बाद, चाहे एओपी है चाहे इंडिविजुअल बिजनेस है, वो इनकम टैक्स ऑडियंस के लिए कंपनी ही कंसिडर की जाएगी। तो उस केस में फिर, क्योंकि यहाँ पर लॉ क्या कर रहा है, स्पेसिफिकली एक चीज को क्या कर रहा है, कंपनी डिक्लेयर कर रहा है, वो भी कंपनी कंसिडर की जाएगी। यहाँ पर जो एफपीआर है उसके पास ये इख्तियार है, लेकिन ये बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ फॉरेन एसोसिएशन के लिए, लोकल के लिए नहीं हो रही। नेक्स्ट आपके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लॉ कहते हैं वो भी आपकी क्या है, कंपनी है। जो आपकी लोकल गवर्नमेंट है, लाइक जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट आपकी होती है, वो भी क्या है, कंपनी कंसिडर की जाएगी। आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, जो फाइनेंस सोसाइटी, जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, जो आपकी एम्प्लॉइज रेजिडेंशियल सोसाइटीज होती हैं, वो भी आपकी किस में फॉलो करती हैं, आपकी कंपनी की डेफिनेशन में फॉलो करती हैं। जो फिर आपकी जो एनजीओज होती हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, जैसे कि आप, अगर हम बात करें, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे कंपनी लॉ के अंदर, जो हम इसमें भी पढ़ेंगे कि हमारी जो टैक्स के लिए एनजीओ का क्या मीनिंग है, हम इस लेक्चर में आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब ये जो एनजीओ है या एनपीओ है, ये भी आपकी क्या है, कंपनी है। ये जरूरी नहीं है कि कंपनी लॉ वाली कंपनी हो, एनजीओ हो। आप एज एओपी भी अपने आप को टैक्स में एनजीओ रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। फिर आगे कहता है कि ट्रस्ट, अगर कोई आपने बनाया हुआ है ट्रस्ट वगैरह, वो भी आपकी क्या है, कंपनी है। फिर जी नेक्स्ट क्या है आपकी कंपनी में, कहता है कि ट्रस्ट उन्होंने डिफाइन कर दिया है, बिल्कुल इजी है, आपने इसको याद भी नहीं करना, क्योंकि पेपर में इसने नहीं आना, ठीक है। आपके सिलेबस में कोई टैक्सेशन वगैरह भी नहीं है। अब कंपनी यहाँ पे खत्म हो गई। फिर आगे वो कहता है कि कंपनी दो तरह की होगी। आगे वो कहता है, कंपनी तो हमने पढ़ ली, हमने पर्सन पढ़ा। पर्सन क्या होता है, पर्सन हमने पढ़ा कि इंडिविजुअल होता है, हमने पढ़ा कि एओपी होती है, हमने पढ़ा कि कंपनी होती है। ये जो मेजर मेजर चीजें हैं। बाकी फेडरल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं थी, हर किसी को पता है फॉरेन गवर्नमेंट क्या होती है। उसने एओपी को, इंडिविजुअल को डिफाइन किया, एओपी को डिफाइन किया, कंपनी को भी डिफाइन किया। फिर वो कंपनी भी जब बात करता है, फिर वो कहता है कंपनी जो है वो दो तरह की हो सकती है, या तो वो पब्लिक कंपनी होगी, या वो प्राइवेट कंपनी। तो इन दोनों में से अगर मुझे किसी एक का क्राइटेरिया पता चल जाए कि कौन सी कंपनी पब्लिक है, ठीक है, और अगर वो पब्लिक कंपनी के क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। इसीलिए जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, उसने आपको पब्लिक कंपनी को डिफाइन कर दिया है, और जो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए कह दिया है, एवरी कंपनी विच इज नॉट ए पब्लिक कंपनी इज ए प्राइवेट कंपनी, ठीक है। जो शॉर्टेस्ट और इजीएस्ट डेफिनेशन हो सकती थी, वो उसने दे दिया। मतलब ये है कि हमने पब्लिक कंपनी को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्राइटेरिया को मैं अप्लाई करना सीखना है। अगर वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा पब्लिक कंपनी का, तो फिर हम क्या करेंगे, क्या उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी बोलेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि उसने पब्लिक कंपनी किसको बोला है। अब वो देखें, आपने इसमें एक एक बात को समझना है। ए पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी in which not less than 50% of the shares are held by federal government or provincial government। पहली कंडीशन क्या है, आपने हर पॉइंट को क्या करना है, समझना है। पब्लिक कंपनी हम डिस्कस कर रहे हैं जी। पहली कंडीशन क्या है, अगर फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, तो वो क्या होगी,
पब्लिक कंपनी होगी। यहां पर और सेकंड कंडीशन कौन सी है जी? सेकंड कंडीशन में कहते हैं ए कंपनी, फिर ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। यहां तक सेम बात है जैसे पहले पॉइंट में बात है। अगर एक कंपनी जिसमें किसी फॉरेन गवर्नमेंट के 50% या उससे ज्यादा ओनरशिप है, वो जो कंपनी है उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक कंपनी बोलेंगे। यहां तक बिल्कुल वही बात है जो पहले पॉइंट में बात लिखी हुई है, बस डिफरेंस इतना है कि यहां पर बात हो रही है फॉरेन गवर्नमेंट की, यहां पर बात हो रही थी फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, लोकल की। यहां पर बात हो रही है फॉरेन गवर्नमेंट की। अब इससे आगे जो बात है उसमें थोड़ा ट्विस्ट है। वो कहते हैं और ए फॉरेन कंपनी owned by a foreign government। अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, थोड़ी यहां से देखते हैं। ये है फॉरेन गवर्नमेंट, ये है एक फॉरेन कंपनी, मैं कह देता हूं एप्पल इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। एक पाकिस्तानी कंपनी है टीके लिमिटेड, ये पाकिस्तानी कंपनी है। अब जो पहला जो हाफ सेंटेंस था उसमें बात थी कि फेडरल गवर्नमेंट के किसी पाकिस्तानी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर हैं तो ये कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। यहां तक बात। अब जो दूसरे हाफ में वो बात कर रहा है कि अगर किसी फॉरेन कंपनी के हमारी लोकल कंपनी में 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं, सॉरी यहां पे इस तरफ आएगा, 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं तो वो भी पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन एक शर्त है कि वो फॉरेन कंपनी जिसके हमारी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा ओनरशिप है, वो फॉरेन कंपनी किसी फॉरेन गवर्नमेंट की 100% ओन्ड हो। अब दोबारा देखें, और ए फॉरेन कंपनी owned बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि उस फॉरेन गवर्नमेंट के फॉरेन कंपनी के अंदर 90% ओनरशिप हो या 95% ओनरशिप हो, यहां पर लिखा हुआ है owned बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। मतलब एक फुल्ली ओन्ड कंपनी फॉरेन कंपनी है और उस फॉरेन कंपनी के पाकिस्तान की किसी भी कंपनी में 50% या उससे ज्यादा ओनरशिप है तो वो जो पाकिस्तानी कंपनी है उसको हम बोलेंगे पब्लिक कंपनी। अब हम इलस्ट्रेशन को बढ़ाते हैं, नई एग्जांपल ऐड करते हैं। ये जी ये कंपनी है एप्पल इनकॉर्पोरेशन, फॉरेन कंपनी है। कौन सी कंपनी है जी? फॉरेन कंपनी है। ये कहां पर है? यूएसए में है, ठीक है। एक पाकिस्तानी कंपनी है, मैं कह देता हूं एसबी फार्मा, ठीक है। अब जो यूएसए की जो ओनरशिप है, जो परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग है, वो एप्पल के अंदर है 80%, ठीक है। और जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन है एसबी में, उसकी जो ओनरशिप है वो 100%। अब ये फॉरेन कंपनी की पाकिस्तान की कंपनी में जो शेयर होल्डिंग है, जो ओनरशिप है, वो 50% या उससे ज्यादा है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है कि जो फॉरेन कंपनी मस्ट बी फुल्ली ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, यहां पर जो फॉरेन गवर्नमेंट की ओनरशिप है उस कंपनी के अंदर वो है सिर्फ 80%। क्लियर? तो ये जो एसबी फार्मा है इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। इस केस में पब्लिक कंपनी नहीं है। अब हम आते हैं एक और कंपनी एग्जांपल की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट इनकॉर्पोरेशन। अब पाकिस्तानी कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। इसकी पाकिस्तानी कंपनी में ओनरशिप है 50%। ये भी यूएसए बेस्ड कंपनी है, यूएसए गवर्नमेंट की इसमें ओनरशिप है 100%। अब इस एग्जांपल के अंदर जो सिर्फ डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है कि पहली एग्जांपल में भी जो ओनरशिप थी फॉरेन कंपनी की एबीसी लिमिटेड में वो 50% या उससे ज्यादा थी, ठीक है।
लेकिन इस एग्जांपल के अंदर भी सेम ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है कि ओनरशिप फॉरेन कंपनी की पाकिस्तानी कंपनी में जो है 50% या उससे ज्यादा है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि जो फॉरेन कंपनी मस्ट बी फुल्ली ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, यूएसए। ठीक है, यहां पर और कंट्री भी हो सकता है। तो ये हमारी जो एबीसी लिमिटेड है, पहली कंडीशन क्या है? फॉरेन कंपनी मस्ट बी फुल्ली ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो फिर हम आएंगे कि जो फॉरेन कंपनी है उसकी पाकिस्तानी कंपनी में कितनी ओनरशिप है। पहला क्राइटेरिया मीट कर गया, दूसरा भी मीट कर गया, एबीसी मिल लिमिटेड बन गई पब्लिक कंपनी। अब मैं कहता हूं कि पहला क्राइटेरिया तो मीट कर गया, लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट की जो ओनरशिप थी वो थी 49%, जो माइक्रोसॉफ्ट की थी। पहला क्राइटेरिया मीट कर गया, दूसरा क्राइटेरिया मीट नहीं किया, तो एबीसी बन जाएगी प्राइवेट कंपनी। इस पॉइंट में अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी पाकिस्तानी कंपनी को ऑन कर रही है तो दोनों कंडीशंस का मीट होना लाजमी है। पहली कंडीशन क्या है कि फॉरेन कंपनी मस्ट बी फुल्ली ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट। अगर वो मीट कर रही है, दूसरी कंडीशन क्या है कि फॉरेन कंपनी की जो पाकिस्तानी कंपनी जिसको हम अभी स्टडी कर रहे हैं, जिसका हम स्टेटस चेक करने जा रहे हैं, उसमें जो ऑनरशिप है वो 50% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। ये था पॉइंट 2। अब आते हैं पॉइंट 3 की तरफ। एक कंपनी whose shares were a company whose shares were traded on registered stock exchange in Pakistan। जी, पाकिस्तान में एक ही स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर किसी कंपनी के पाकिस्तान में शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड हुए हैं एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर, एट any time in the tax year and which remained listed on that exchange at the end of that year। पहली बात यह है कि किसी भी कंपनी के, कंपनी फॉरेन भी हो सकती है, कंपनी लोकल पाकिस्तानी भी हो सकती है, अगर उसके शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पूरे टैक्स ईयर में किसी भी टाइम पर रजिस्टर हुए हैं, ट्रेड हुए हैं, एंड वो एंडिंग डेट पर, टैक्स ईयर कब एंड होता है हमारा? नॉर्मली 30 जून पर एंड होता है, और वो 30 जून पर अगर वो ट्रेड होते रहे हैं तो वो क्या है? आपकी पब्लिक कंपनी होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन में वैसे चीजें टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी इस पॉइंट में से। वो कहता है एबीसी कंपनी है, ठीक है, उसके जो शेयर्स हैं यूके स्टॉक एक्सचेंज पर लास्ट 2 ईयर से ट्रेड हो रहे हैं। एनी टाइम तो क्राइटेरिया मीट कर रहा है, लेकिन ट्रेड कहां पर हो रहे हैं? ये ट्रेड हो रहे हैं यूके स्टॉक एक्सचेंज पर। जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, ये बात आपने सब अच्छी तरह समझनी है। अगर कोई भी कंपनी है, मैं कहता हूं माइक्रोसॉफ्ट है, अगर वो अपने आप को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्या करवा देती है? लिस्ट करवा देती है, तो वो भी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अगर एक पाकिस्तानी कंपनी है, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है और वो अपने आप को यूके के स्टॉक एक्सचेंज पर या यूएसए के पर, किसी भी कंट्री, फॉरेन कंट्री की स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर करवा लेती है, तो वो पाकिस्तान के टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए पब्लिक कंपनी वाला जो क्राइटेरिया ये वाला है, थर्ड पॉइंट वाला, वो मीट नहीं कर रही। फिर वो कहता है कि एट एनी टाइम आप लिस्ट शेयर ट्रेड हुए हो पूरे साल में, किसी भी टाइम पर, एक दिन के लिए, आखिरी दिन पे भी, और साथ में इसके साथ एक कंबाइनिंग कंडीशन है, किसी भी टाइम पर लिस्टेड हुए हो एंड वो ईयर एंड पर, साल की आखिरी डेट पर क्या हो रहे हो? ट्रेड हो रहे हो, तो वो आपकी क्या होती है? पब्लिक कंपनी होगी। इस पॉइंट को हम समझते हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशन 1 हम करते हैं इस पॉइंट के लिए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि मस्ट बी लिस्टेड और ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अगर फॉरेन किसी स्टॉक एक्सचेंज पर पाकिस्तान की कंपनी लिस्टेड है तो वो इस पॉइंट में फॉल नहीं कर रही। उसने स्पेसिफिकली कहा है कि आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लेना है। एक कंपनी है जी, रजिस्ट्रेशन 1 है, ए लिमिटेड, वो 1 मई 2018 को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज
पर क्या होती है, लिस्टेड होती है, खुद को रजिस्टर करवाती है, उसके शेयर्स क्या हो जाते हैं, ट्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो पहली कंडीशन थी कि ट्रेडेड एनी टाइम इन ए टैक्स ईयर, तो एनी टाइम, जिस टाइम रजिस्टर हुई, लिस्टेड का शेयर ट्रेड होना स्टार्ट हुई, लिस्टेड हुई, उसी टाइम पे जो एनी टाइम वाली कंडीशन है वो मीट हो गई। इसके साथ ही कंडीशन और है, अगर ये दोनों कंडीशन इकट्ठी मीट करेंगी तो फिर ये रजिस्टर्ड कंपनी में, ये पब्लिक कंपनी में फॉल करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, और ये साल के एंड पर, मतलब 30 जून पर जब स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होगी तब भी इसको लिस्टेड होना चाहिए, तब भी इसको स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। अगर ये 30 जून पे लिस्टेड नहीं है तो ये पब्लिक कंपनी नहीं होगी, इस पॉइंट की वजह से, क्योंकि हर पॉइंट इंडिपेंडेंट है। अगर चारों में से कोई एक पॉइंट का क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है तो बाकी 3 पॉइंट देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अगर पहले 2 पॉइंट मीट नहीं हो रहे, जब पहले पढ़ चुके हैं, अगर थर्ड पॉइंट पे आप आते हैं, अगर ये आप क्राइटेरिया देखते हैं, एक कंपनी जक्कम जुलाई 17 पे क्या हुई, लिस्टेड हुई, और वो 29 जून 2018 पे डीलिस्ट हो गई, ठीक है। अब यहां पर ये तकरीबन साल के 364 डेज इसके शेयर होते रहे पाकिस्तान, सॉरी, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते रहे। लेकिन जो दूसरा क्राइटेरिया है कि 30 जून को भी इनको लिस्टेड होना चाहिए, टैक्स ईयर का जो लास्ट डेट है उस पर भी ये ट्रेड होना मस्ट है। अगर नहीं ट्रेड हो रहे होंगे तो बेशक पूरा साल ट्रेड होते रहें और 30 जून से को ये डीलिस्ट हो जाए तो ये आपकी प्राइवेट कंपनी बन जाएगी, ये पब्लिक कंपनी नहीं होगी। दूसरे क्या बात है कि एक कंपनी क्या होती है, 30 जून को ही क्या होती है, लिस्ट होती है, और वो 30 जून को क्या उसके शेयर ट्रेड होते रहते हैं एंड होने तक। हालांकि ये पूरे साल में सिर्फ एक दिन क्या हुआ है, ये जिसके शेयर्स ट्रेड हुए हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन फिर भी जो क्राइटेरिया है जहां पर आप देखें तो वर ट्रेडेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम, एक क्राइटेरिया पूरा हो गया, एंड विच रिमेन्ड लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर। जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट होंगे तो फिर ही ये क्या होगी, आपकी पब्लिक कंपनी में फॉल करेगी। और साथ में रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान, 3 चीजें हैं, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, एनी टाइम, और 30 जून, या जो भी टैक्स ईयर का एंडिंग डेट है। अगर स्पेशल टैक्स ईयर है तो जो स्पेशल टैक्स ईयर की एंडिंग डेट होगी उस साल की उस डेट पर भी उसको ट्रेड होना जरूरी है। जो नेक्स्ट पॉइंट है ये जस्ट आपने पढ़ लेना है, याद कर लेना है, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके इसने नॉलेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछता है, कहता है पब्लिक कंपनी को डिफाइन करें, और आपका सिनेरियो भी पूछ लेता है, केस दे देता है कि एक कंपनी है जो यूके में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसके जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पर, पब्लिक कंपनी बन जाएगी। दूसरा क्या कह सकता है कि एक यूएई की कंपनी है जिसमें यूएई कंपनी की जो यूएई गवर्नमेंट की उस कंपनी में 80% शेयर्स हैं और वो पाकिस्तान में एक कंपनी को फुली ऑन करती है, तो क्या वो पब्लिक कंपनी है कि नहीं है? वो पब्लिक कंपनी नहीं होगी, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट के उस कंपनी में 80% शेयर्स हैं। और क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी पाकिस्तान की किसी कंपनी में ओनरशिप रखती है 50% से ज्यादा, तो वो पब्लिक कंपनी पाकिस्तान में तब बनेगी जब उस फॉरेन कंपनी को वो रेलेवेंट फॉरेन गवर्नमेंट फुली ऑन कर रही होगी। ये आपकी याद पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन थी। हम आगे एग्जांपल देख लेते हैं पहले। जी पैजामा नदीम ही है। ये ब्रीफली स्टेट विद रीजन वेदर और नॉट यू कंसिडर द बिलो मेंशन कंपनीज टू बी पब्लिक कंपनी फॉर टैक्स पर्पस। देखते हैं कि नहीं है, जो हमने पढ़ा है प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। जब तक प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक हमारा नॉलेज मतलब वो कंफर्म नहीं होगा हमें चीज आती है कि नहीं आती। पीपीएल, पीपीएल इज कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट, कंपनी तो है जी, एंड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। मतलब जो पहला तीसरा वाला पॉइंट था ये वाला निकल गया, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है। अब पॉइंट रह गए पहले 2 और चौथा। 59%
50% प्लस शेयर्स हैं, ऑनरशिप है, ठीक है। ऑफ द शेयर्स इन पीपीएल आर हेल्ड बाय बीबीसी लिमिटेड। ये अब जो शेयर्स हैं ये ना फेडरल गवर्नमेंट ऑन कर रही है, ना ये शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन कर रही है। जो पॉइंट 1 था उसमें से भी निकल गया। अब बात जा रही है पॉइंट 2 की तरफ, ठीक है। पब्लिक कंपनी का 4 पॉइंट पड़े हैं। पहला पॉइंट क्या था? एनी कंपनी जिसमें 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के होंगे, फिर वो क्या होगी? पब्लिक कंपनी होगी। या कोई गवर्नमेंट कंपनी जिसको में 50% या उससे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट के शेयर्स हो, सॉरी फॉरेन गवर्नमेंट के शेयर्स हो, वो क्या होती है? आपकी पब्लिक कंपनी होती है। अब यहां पर जो ऑनरशिप है 59%, ये कंपनी ऑनरशिप ऑन कर रही है, ठीक है। तो ये वो वाला केस है, फॉरेन कंपनी तो नहीं है। अगर फॉरेन कंपनी 50% शेयर ऑन कर रही है तो दैट फॉरेन कंपनी मस्ट बी ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। अब ये क्राइटेरिया चेक करना है। ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूके यूनाइटेड किंगडम, फॉरेन कंपनी है। अब जो नेक्स्ट और लास्ट क्राइटेरिया है, अगर ये बीबीसी लिमिटेड में अगर ये कंपनी फुल्ली ओन्ड बाय यूके गवर्नमेंट है तो फिर तो जो हमारी पीपीएल है पब्लिक कंपनी बन जाएगी। अगर 99.99% भी ऑनरशिप है और 0.01% ऑनरशिप किसी और बंदे की है, फेडरल फॉरेन गवर्नमेंट की नहीं है, तो फिर ये हमारी प्राइवेट बन जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम होल्ड्स 97 ऑफ द शेयर्स इन बीबीसी लिमिटेड। ये हमारी प्राइवेट कंपनी, ये पब्लिक कंपनी नहीं है। चले हम आंसर बढ़ते हैं। कहता है ए पब्लिक कंपनी फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पसेस इंटर एलिया इंक्लूड्स ए कंपनी इन विच not less than 50% shares are held by foreign government or a foreign company owned by a foreign government, ठीक है। 59% of shares are in PPL are owned by a BBC Limited which is a foreign company, but BBC Limited is not wholly owned by the United Kingdom, तो इसलिए ये PPL is not public company for Pakistan tax purpose। क्लियर? इस तरह आपने आंसर लिखना है क्वेश्चन के पेपर में आ जाता है। तो और क्वेश्चन आपका जो आएगा इस तरह का ही आएगा जिस तरह ये भी इन्होंने सिनेरियो दिया हुआ था। फिर कहते हैं XYZ लिमिटेड इज पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एट अंडर कंपनीज एक्ट 2017 whose shares were traded on the Pakistan Stock Exchange from 1st August 2021 until 29th June 2022 on which date the company was delisted on the stock exchange। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो टैक्स ईयर हमारा कौन सा होगा? नॉर्मल टैक्स ईयर होगा। और नॉर्मल टैक्स कैंडिडेट क्या होती है? 30 जून, ठीक है, 30 जून होती है। तो वो कह रहा है कि हम जब 1 अगस्त को उसने कहा कि हम ट्रेड हो रहे थे, तो जो एनी टाइम वाली कंडीशन है वो आपकी पूरी हो गई। जब उसने कहा कि 29 जून को डी लिस्ट हो गई है, तो दूसरी कंडीशन है ईयर एंड वाली कि लास्ट डेट तक लिस्टेड होना लाजमी है, तो उसलिए दूसरी कंडीशन मीट नहीं हो रही, इसलिए ये भी हमारी पब्लिक कंपनी नहीं है टैक्स पर्पस के लिए। आइए आंसर पढ़ते हैं, वो क्या लिखते हैं। ए कंपनी whose shares are traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remained listed on that exchange at end of the year is a public company for tax purpose। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Although the shares of XYZ Limited were traded on Pakistan Stock Exchange during tax year 2022, XYZ Limited did not meet the test of being a public company for tax purpose since its shares were not listed on the Lahore Stock Exchange on 30 जून 2022, ठीक है। 30 जून 22 पर अगर लिस्टेड होते तो ये दूसरी कंडीशन मीट होती, क्योंकि 29 को डीलिस्ट हो गए, इसीलिए XYZ हमारी पब्लिक कंपनी नहीं है। अब थर्ड केस पढ़ते हैं। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ NWFP मतलब KPK, ठीक है, होल्ड्स 50% ऑफ द शेयर्स इन ABC लिमिटेड, एक पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। ABC लिमिटेड इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। कोई बात नहीं, पहला क्राइटेरिया मीट हो गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाला, तो हमारी ये क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी।
A company in which not less than 50% of shares are held by federal government or provincial government is a public company. Since the provincial government of NWFP holds 50% shares of ABC Limited, so ABC Limited is a public company. चारों में से कोई क्राइटेरिया भी मीट हो रहा है, ठीक है, कोई एक भी मीट हो रहा है और दूसरा मीट नहीं हो रहा, अगर कोई एक भी मीट हो गई है तो आपकी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी बन जाती है। पॉइंट 4, BBAR इज पब्लिक कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है, ये पब्लिक कंपनी कौन सी है, कंपनी एक्ट वाली है, ये आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे। हमने कौन सी पब्लिक कंपनी देखनी है, पब्लिक कंपनी कौन सी देखनी है, टैक्स वाली, जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, ठीक है। 41% of the shares are held by the federal government, 50% by the government of Saudi Arabia। जब गवर्नमेंट के डायरेक्टली 50% ऑनरशिप है तो ये पॉइंट नंबर 2 का जो पहला हाफ है, ये ए कंपनी इन विच नॉट लेस देन 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट। जहां तक बात खत्म हो गई, क्राइटेरिया आपका मीट हो जाता है तो ये आपकी क्या बन जाती है, पब्लिक कंपनी बन जाती है। सो ये हमारी क्या है, पब्लिक कंपनी है, क्योंकि 50% शेयर्स किसके हैं, फेडरल फॉरेन गवर्नमेंट के हैं जी। नेक्स्ट क्या कहता है, एंडरसन इनकॉर्पोरेशन ए पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द लॉ ऑफ द यूके, मतलब ये फॉरेन कंपनी है, रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। पाकिस्तान के लिए पर्सन भी है और कंपनी में फॉल कर रही है। अब आगे क्या कहता है, अब रिक्वायरमेंट क्या है, ब्रीफली स्टेट विद रीजन वेदर एंडरसन इनकॉर्पोरेशन विल बी असेस्ड एज कंपनी फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस फॉर द रेलेवेंट टैक्स ईयर। बिल्कुल जी, हैज बीन ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान फॉर ओवर 50 years। The control and management of Pakistan branch for the accounting year ended 31 was situated wholly outside Pakistan। देखिए कंपनी में उन्होंने क्या कहा है कि कोई ऐसी भी कंपनी जो किसी फॉरेन लॉ के अंदर बनी है वो कंपनी ही है पाकिस्तान के लिए। अब उसका जो ऑफिस है, जो ब्रांच है, मैनेजमेंट है, वो कहां बैठती है वो मैटर नहीं करता, वो जहां पर मैटर करेगा हम वहां पर उसको देखेंगे। जब हम ये कहेंगे कंपनी है कि नहीं है, कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने कहा है कोई फॉरेन कंपनी जो फॉरेन कंपनीज के कॉर्पोरेशन लॉ के अंडर बनी हो, फॉरेन गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री के जो कंपनी कॉर्पोरेशन का जो लॉ होता है उसके अंडर कंपनी बनी है, वो पाकिस्तान पर्पज के लिए क्या है, कंपनी ही कंसिडर की जाएगी। हमने यहां पर पढ़ा था, ये देखें, ये A body incorporated by or under the law of country outside Pakistan relating to incorporation of companies। तो यहां पर यही बात लिखी हुई है और ये हमारा क्राइटेरिया यहां पर मीट हो रहा है, तो ये हमारी क्या है, कंपनी है, ठीक है। तो ये आपकी कुछ एग्जांपल्स थी। अब हम देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी दैट इज नॉट ए पब्लिक कंपनी। वही बात, पब्लिक कंपनी क्या है हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है वो क्या बन जाएगी, प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात है, एनी पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल मीन एओपी एंड कंपनी कैन बी एनपीओज। इंडिविजुअल बिजनेस या सोल प्रोप्राइटर एनपीओ नहीं बन सकता। अगर आपने कोई एनपीओ बनानी है वेलफेयर के लिए, या तो आपको कंपनी की डेफिनेशन मीट करनी पड़ेगी या एओपी, ठीक है। आप इंडिविजुअल एनपीओ में शामिल नहीं हो सकते। मैंने आपको क्या बताया था इस लेक्चर के स्टार्ट में कि जहां पर वो स्पेसिफिकली पर्सन की टाइप का नाम ले लेते हैं, इंडिविजुअल का नाम उन्होंने ले लिया, उसने यहां पर इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर लिया। मतलब क्या हुआ कि एनपीओ जो है, टैक्स में जो एनपीओ टर्म यूज होगी, कहीं पर भी जो प्रोविजंस होंगी इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं हो रही होंगी, क्योंकि इंडिविजुअल को उन्होंने क्या है कि एनपीओ बन ही नहीं सकता, या एओपी होगी या कंपनी होगी। विच इज established for religious, educational, charitable, welfare purpose for general public or development purposes or for the promotion of an immature sport। ठीक है, मतलब सोशल वेलफेयर को काम कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आपने कुछ ऑब्जेक्टिव है उस ऑर्गेनाइजेशन का तो वहां पे बता रहे, फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एज एनपीओ। जो रेलेवेंट डिफरेंट लॉज हैं पाकिस्तान में जो एनपीओ को रजिस्टर करते हैं, आप किसी एक लॉ के अंदर आपको रजिस्टर होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप एफबीआर के लिए क्या होंगे, एनपीओ हो सकते हैं।
फिर कहते हैं अप्रूव्ड बाय द कमिश्नर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। कमिश्नर मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर, कमिश्नर क्या होते हैं, एफबीआर में ये सीएसपी होते हैं, सीएसएस करके आते हैं, ये 20वें स्केल का ऑफिसर होता है, ठीक है। अब ये रैंकिंग किस तरह से होती है आपकी एफबीआर में, जो ऑफिसर सीएसएस करके आते हैं, जो ऑफिसर सीएसएस करके आते हैं, जो पहली अपॉइंटमेंट होती है वो होती है एज ए सी, इसको हम कहते हैं असिस्टेंट कमिश्नर। इनका 17वां स्केल होता है। ये फिर प्रमोट बन के बनते हैं डीसी, डिप्टी कमिश्नर, ठीक है। फिर ये दोबारा बनते हैं एडिशनल कमिश्नर, ये होता है 19 स्केल। फिर जो प्रमोट होते हैं आपका, जो होता है कमिश्नर, इसका होता है 20वां स्केल। बड़े इख्तियार हैं इस बंदे के पास, ठीक है। आप अपनी बुक में बार बार पढ़ेंगे, कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू डू दिस, कमिश्नर इज एम्पावर्ड टू डू दैट, ठीक है। आप बार बार पढ़ेंगे। इसके बाद आपका फिर होता है चीफ कमिश्नर, ठीक है। ये आपको होता है 21वें स्केल का। इसके बाद आपको होता है 22वें स्केल का, वो आपके सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट के अंदर। ये आपकी हायरार्की होती है ऑफिसर्स की। इस नीचे इंस्पेक्टर होता है असिस्टेंट कमिश्नर से, फिर नीचे बाकी पूरा स्टाफ होता है। अच्छा जी, अप्रूव्ड बाय कमिश्नर, पहली बात यह है कि ये आपको ऑब्जेक्टिव है तो फिर है, आगे आप चलेंगे। अगर आपका ऑब्जेक्टिव इनमें से हट के कोई और है, ठीक है ना, तो फिर आप नहीं बन सकती। दूसरा यह है कि आपका ये ऑब्जेक्टिव था पहली लाइन में, और आप किसी लॉ के अंदर रजिस्टर्ड हैं, डन हो गया। फिर आप कमिश्नर को अप्लाई करेंगे फॉर अप्रूवल। वो आपको 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 मंथ के लिए, 3 साल के लिए एज ए एनपीओ अप्रूव कर लेगा ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय सच पर्सन। पर्सन यहां पर क्या मतलब है, एओपी एंड कंपनी ओनली, क्योंकि ऊपर से उसने इंडिविजुअल को निकाल दिए इस सेक्शन के लिए। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर, मतलब यह कि आपको एक फॉर्म देंगे, उसमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, आप साथ अटैच कर देंगे, आप सबको सबमिट करवा देंगे। फिर कमिश्नर एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आपको परमिशन देगा या रिजेक्ट कर देगा। जब अगर वो परमिशन देता है, वो आपको कहेगा कि आपने साल बाद दोबारा रिन्यू करवानी है, 6 मंथ बाद आपने दोबारा रिन्यू करवानी है, वो पीरियड स्पेसिफाई कर सकते हैं उसके इख्तियारात में, ठीक है। अब यहां पे आगे कह रहे हैं एंड नन ऑफ द एसेट्स ऑफ सच पर्सन, मीन अगर आप एक पर्सन एनपीओ बन गया है, उसके जो एसेट्स हैं वो ऑनर्स के प्राइवेट बेनिफिट्स के लिए नहीं होंगे, उसके एसेट्स सिर्फ इस पर्पस के लिए यूज होंगे जो पॉइंट 1 के अंदर आपने पढ़ा था। ये आपकी क्या है, एनपीओ है। चैरिटेबल पर्पस क्या है, डोनेशन आप क्यों करते हैं, पुअर्स को रिलीफ देने के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए, ठीक है। द एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर प्रोजेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी, तो आपकी क्या होती है, चैरिटेबल पर्पसेज आपके होते हैं। अब हम देखते हैं कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, हमारा इस वीडियो की लास्ट टॉपिक है। स्मॉल कंपनी मीन्स एक कंपनी, कंपनी ये है, ठीक है। स्मॉल कंपनी दोनों में से कोई भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी स्मॉल कंपनी हो सकती है, ठीक है। कंपनी प्राइवेट होगी या पब्लिक होगी, ठीक है। ये स्मॉल कंपनी दोनों में से कोई एक होगी, या अगर पब्लिक नहीं है तो प्राइवेट हो जाएगी। अब उन्होंने क्राइटेरिया दे दिया है, ए कंपनी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई ऑफ 2005, जुलाई 1 2005, ये पहला क्राइटेरिया। इसके इस डेट को या इसके बाद बनी है तो फिर आपने ये 5 कंडीशन देखनी है, ठीक है। और ये 5 की 5 कंडीशंस एट ए टाइम मीट होना जरूरी है। अब कौन सी हैं, अंडर द कंपनीज एक्ट विच हैज पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग 50 मिलियन रुपीज। आप एफआर 1 पढ़े होंगे साथ में, ठीक है। आपने टर्म शेयर कैपिटल सुनी होगी, शेयर कैपिटल प्लस जो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं या एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। अगर ये दोनों का मिला के आपका 50 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रहा पूरे साल में, तो फिर आपकी जो पहली कंडीशन मीट हो जाती है, पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व नॉट एक्सीडिंग ₹50 मिलियन, पहली कंडीशन, ठीक है। ये मीट करेगी, फिर आप आगे आएंगे, हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग
250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसके लिए आप एवरेज निकाल लेंगे। फिर है हैज एम्प्लॉइज नॉट एक्सीडिंग 250 एम्प्लॉइज। पहला क्राइटेरिया मीट कर गया कि आपकी मेरी जो टोटल बनती है वो 50 मिलियन से कम बनती है, जब 50 मिलियन बनती है तो मैं दूसरे पॉइंट पे पहुंच गया, पहला क्राइटेरिया मीट हो गया। दूसरा कौन सा है, 250 से लेस एम्प्लॉय होने चाहिए, 250 या उससे कम एम्प्लॉय होने चाहिए। मैं कहता हूं ये क्राइटेरिया भी मीट हो गया। अगर ये मीट होगा तो बाकी क्राइटेरिया हम फिर जाएंगे। Has annual turnover not exceeding 250 million rupees। अगर आपका पूरे साल का रेवेन्यू 250 मिलियन या उससे कम है तो फिर आप स्मॉल कंपनी हो सकती हैं, बशर्त ये कि अगली 2 साल पूरी होंगी तो। इज नॉट फॉर्म्ड बाय द स्प्लिटिंग अप और रिकंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। मतलब एक कंपनी आपकी ऑलरेडी थी, आपने सिर्फ ये क्राइटेरिया मीट करने के लिए उस कंपनी को 2 कंपनी में डिवाइड कर दी है। ठीक है, तो उस केस वो कह रहे हैं कि वो अगर ऐसा कोई आप काम करते हैं, कोई स्प्लिटिंग करते हैं किसी पुरानी कंपनी की, तो वो इसमें फॉल नहीं करेगी, वो ये कंसिडर किया जाएगा कि वो पुरानी कंपनी है। ठीक है, फिर कहते हैं इज नॉट ए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज क्या है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे भी सही। वो कहते हैं कि एक मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और उसका जो रेवेन्यू है वो यहां पर हम कंफर्म कर लेते हैं कितना होना चाहिए, वो आपका होना चाहिए जी 250 मिलियन। अगर एक मैन्युफैक्चरर है, कंपनी भी हो सकती है, एओपी भी हो सकती है, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है। अगर उनका रेवेन्यू, अगर वो मैन्युफैक्चरर है उसका रेवेन्यू 250 मिलियन से कम है, ठीक है, या 250 मिलियन या उससे कम है, वो क्या हो जाएगा, आपका स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका मेरी स्मॉल कंपनी के साथ क्या लेना देना, अब हम देखते हैं। अगर एक कंपनी है, ठीक है, और वो कंपनी पूरी 4 की 4 डेफिनेशन मीट कर रही है, लेकिन उसकी जो नेचर है बिजनेस की वो है मैन्युफैक्चरर की, तो वो जो लास्ट वाली है वो मीट नहीं करेगी, क्योंकि सॉरी, जो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की कंडीशन है तीसरे वाली, अगर तीसरे वाली कंडीशन मीट हो गई 250 मिलियन है और वो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या बन जाएगी, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज बन जाएगी, तो वो यहां से निकल जाएगी। अगर एक कंपनी का तीसरे वाली कंडीशन मीट हो रही है लेकिन वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो जो 5वीं पॉइंट भी है वो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज भी नहीं होगी, वो आपकी क्या बन जाएगी, स्मॉल कंपनी बन जाएगी। तो ये था आपका पर्सन की डेफिनेशन कि पर्सन क्या है, पर्सन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हैं और आपने किस तरह से किस सिनेरियो को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि आप पर्सन आइडेंटिफाई करेंगे उसके मुताबिक इनके टैक्स रूल्स है, टैक्स लॉज है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्सन का जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है कि अब कौन से पर्सन ने टैक्स देना है और कौन से पर्सन ने टैक्स नहीं देना, क्योंकि जो भी तक मैंने पर्सन पढ़ा है इस पर्सन में तो मेरी क्या बन गई है, पूरी दुनिया के जो 7 बिलियन इंडिविजुअल्स हैं वो भी मैंने कवर कर लिए पाकिस्तान के टैक्स लॉ ने। जितने भी पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं वर्ल्ड वाइड वो भी मेरे टैक्स लॉ ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, पर्सन में, और जो कंपनीज हैं उस कंपनी की डेफिनेशन में उन्होंने पूरी दुनिया की सारी कंपनीज क्या कर ली हैं, कवर कर ली हैं। तो अब तक तो मुझे लग रहा है, आपको भी लगना चाहिए कि अब तक जितना हमने पढ़ना है उसके अकॉर्डिंगली दुनिया की हर कंपनी पाकिस्तान को टैक्स देना है। लेकिन इस टॉपिक के स्टार्ट में मैंने कहा था कि आगे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पर्सन में जाके, रेजिडेंट पर्सन एंड आपका नॉन रेजिडेंट पर्सन। ये डिसाइड करेगा, ये स्टेटस डिसाइड करेगा कि क्या इस पर्सन ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देना है या नहीं देना। ये जो मेन डिटेल है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक के लेक्चर में जो हम चीजें पढ़ी हैं आपको कोई क्वेश्चन है, आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं।
आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम का लिंक गिवन है, आप वहां से भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।